क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवाल जो है वो हम कर सकें। ठीक है जी। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन। हमने बात की थी कि एम्स जो है वो ब्रॉडर इन टर्म होते हैं और ऑब्जेक्टिव वो स्मॉलर इन टर्म होते हैं, यानी वो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, ऑन द स्पॉट करने वाली चीजें होती हैं। यहाँ अब इनके ऑप्शन में देखते हैं। एम्स आर लॉन्ग टर्म, बिल्कुल बात ठीक है। वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म, ये बात यहाँ पे ठीक है, यानी ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं। एम्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, ये बात गलत हो गई कि ये ठीक नहीं है। एम्स प्रोवाइड अ जनरल डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। तो एम्स जो है वो जनरल डायरेक्शन देते हैं। वाइल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड डिजायर्ड आउटकम, जबकि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और डिजायर्ड आउटकम जो हम उस वक्त चीज चाह रहे होते हैं वो वाली चीज हमें देते हैं। अब ये बात भी ठीक है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर इंटरचेंजेबल टर्म, ये बात ठीक नहीं है। यानी यहाँ पे बी और डी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ए और सी में से हमें कंफ्यूजन है, यानी ए और सी दोनों ठीक हैं। अब हम देखेंगे कि जो मोस्ट करेक्ट है, जो मोस्ट डिजायर्ड आंसर है, हम उसकी तरफ जाएंगे जब ऐसी सूरत हाल हो। अब ये जो जो एम्स आर लॉन्ग टर्म वाइल ऑब्जेक्टिव आर शॉर्ट टर्म, ये सम हाउ विगो है, यानी ये वाली चीज सम हाउ क्लियर नहीं है। लॉन्ग टर्म कितनी लंबी या क्या, और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म, अब ये बात तो ठीक है, लेकिन जब उसके मुतबादिल दूसरी बात आ रही है वो ज्यादा अप्रोप्राइट है कि एम्स जो है वो जनरल डायरेक्शन की बात करते हैं। यानी मैं पाकिस्तान में एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता हूं, कंप्यूटर की लिटरेसी पाकिस्तान में जो है वो होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। अब इस सूरत के अंदर जो दूसरे वाली ये सी वाली स्टेटमेंट है, ये कुछ बेहतर जो है वो ज्यादा उससे बेहतर लग रही है पहले वाले से। ए और बी दोनों ठीक हैं। अगर आपको कभी एग्जाम के अंदर इस तरह का सामना ना हो, आपको वाजे पता चल जाए, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर जो है हमें दो स्टेटमेंट के अंदर कंफ्यूजन होती है, हमें बेस्ट स्टेटमेंट की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से ए और सी में से सी ऑप्शन जो है वो ज्यादा अप्रोप्राइट है, ज्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं सॉरी कर दूं ताकि जो जिन्होंने सिर्फ रीड करना है तो उनको भी पता चले कि क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इज मोस्ट कंसर्न्ड विद द व्हाट ऑफ एजुकेशन। कौन सी बात जो है वो व्हाट के साथ चलती है। व्हाट होता है क्या करना है, व्हाट क्या है, क्या करना है। व्हाट के अंदर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, हम एम्स गोल्स और ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, ये अभी यानी मुझे क्या करना है, ये फौरी जो चीज होती है, फौरी फौरी जो चीज होती है करने वाली, जो हमारे फौरी तौर पे ऑब्जेक्टिव है, उसको उसके लिए हम व्हाट इस्तेमाल करते हैं। सर फहद अब्दुल्ला साहब, आप इसका डी ऑप्शन कह रहे हैं। क्या आप इसको थोड़ा सा वजाहत कर सकते हैं कि किस हवाले से डी है। तो इसका आंसर जो है वो ऑब्जेक्टिव है। जब जो वर्ड के लिए जो इस्तेमाल होता है, इसको थोड़ा सा शायद आपको रटा लगाना पड़े, या इस की वर्ड को आपको याद करना पड़े कि वर्ड जब आएगा तो वर्ड के लिए हम एम्स गोल ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे होते हैं। ओके जी। जो टेस्ट अटेम्प्ट किया है उनके अंदर कुछ चीज़ें करेक्ट करने वाली हैं। वो चीज़ें मैंने अभी जो अपनी बुक के अंदर ही ये क्वेश्चन पेस्ट किए थे और वहां से मैंने इन चीज़ों को करेक्ट कर दिया है। लेकिन टेस्ट भी मैं इंशाल्लाह वो भी रिव्यू करता हूँ। चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको क्लियर होंगी। टेस्ट जो है वो बहुत बने हुए बाद में मैंने भी कोई देखा उनके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कौन सी चीज जो है वो ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करती। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट कल्चरल अवेयरनेस। अब देखें, अगर आप कल्चर अवेयरनेस यानी किसी भी इलाके की कल्चर, अब ये प्रमोट करना ये तो जनरल स्टेटमेंट होती है ना। मैं कहता हूं मैं आपको फलां कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, अब ये कोई ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं है। ये वाली एक टू ग्रेजुएट विद ऑनर, कि आप अपनी डिग्री जो है वो बड़े ही इज्जत के अफजाई के साथ करें। अब ये भी जो है ये स्टेटमेंट भी कोई ऐसी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जो फौरी तौर पे करने वाली चीज होती है। अब ग्रेजुएट विद ऑनर यानी आप बड़ी
ऑनर के साथ ग्रेजुएशन करें। अब ये चीज तो एक ब्रॉडर में है कि 4 साल डिग्री करनी है, मैं चाह रहा हूं कि आप डिग्री बड़े जबरदस्त अंदाज से करें, या मैं चाह रहा हूं कि आपको कल्चर की अवेयरनेस होनी चाहिए, कोई फौरी तौर पे होने वाली चीजें नहीं है। टू अंडरस्टैंड अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, मैं कह रहा हूं कि आपको जो प्रिंसिपल हैं ये इसको आपको समझ भी आ जाए और आप अप्लाई करने के काबिल हो जाएं। और इसके बाद टू फोस्टर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, अब यहाँ पे टीम वर्क कोलैबोरेशन को फौरी तौर पे नहीं होगा, ये टीम वर्क का पैदा करना एक ज़्यादा टाइम लेगा। तो जो कम टाइम में काम होने वाला, ऑब्जेक्टिव की जब बात आए ना, आपने देखना कि कौन सा काम जल्दी होने वाला, अभी होने वाला और स्पेसिफिक है। अब प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, अब फिजिक्स के प्रिंसिपल बता दिए गए हैं कि ये हैं, अब उनको अंडरस्टैंड करवाना, अप्लाई करवाना, ये बाकी तमाम कामों से कम टाइम लेने वाला और बाकी तमाम कामों से ज्यादा रीजनेबल चीज यहाँ पे लग रही है। तो ये वाला इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन होगा कि ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है और ऑब्जेक्टिव बाकी सारी स्टेटमेंट, अब कल्चरल की बात ये ब्रॉडर में आती है, ग्रेजुएट की बात 4 साल लगेंगे, टीम वर्क यकदम नहीं होता, कोलैबोरेशन ये जब हम टीम वर्क कोलैबोरेशन पैदा करनी है तो एक बड़ा हमें मेहनत करनी पड़ेगी ये चीज करने के लिए, तो हम इस चीज को बेहतर कर सकते हैं। ये वो गलत है, आप इसको फॉलो करें और मैं उसको ठीक कर दूंगा। अच्छा जी, व्हेन सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश एसोसिएट पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जी ग्रेजुएट 4 साल की लिमिट है, वो एम्स गोल्स के अंदर आएगा। अच्छा जी, हम पेट्रियोटिक नहीं, टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे बता रहे हैं ना कि ये सर ये गलत है, अदरवाइज मैंने तो टेस्ट कोई नहीं देखना था, तो मैं उन चीज़ों को जो है वो करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, टेस्ट आप सॉल्व करें, हर सवाल गलत नहीं है, कोई अगर होता भी है तो यहाँ पे हमारे साथ डिस्कशन में वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, अच्छा, कायदे आजम ने जो वो सबसे वैसे पेट्रियोटिक एसोसिएशन कायदे आजम ने ही बनाई थी। खैर, जो सैयद अहमद खान ने पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी, 1888 में बनाई थी, और इसका आंसर कहीं ना कहीं कुछ और भी आपको गूगल पे मिल सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर 1888 है। और इसका पर्पज यही था कि मुसलमानों को जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ वो नफरत पैदा कम करना, और उनको जो है ना वो अंग्रेजी के हवाले से उनकी मोहब्बत पैदा करना कि वो अंग्रेजी सीखें। इस तरह की चीजें पेट्रियोटिक एसोसिएशन में थी। तो ये 1888 के अंदर जो है वो पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो है वो कायम की गई। सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है, गुड टीचर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज हैविंग, अच्छा टीचर की बात कौन सी है? लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट, अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट से लो एक्सपेक्टेशन रखता है, या अच्छा टीचर वो है जो स्टूडेंट्स जिसके अंदर हाई अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, जिसके अंदर अपने हालात के बदलने के साथ वो अपने आप को बदल लेता है, या लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, जिसके पास स्किल बहुत थोड़ी होनी चाहिए, या लिटिल इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, की अपनी ट्रेनिंग अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से वो बंदे के अंदर जो है वो कम। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास होगा बी ऑप्शन करेक्ट है। देखें, यानी देखिए स्टूडेंट के पास, अगर मैं पहले इस नियत के साथ स्टूडेंट के पास जा रहा हूं तो बड़ा नालायक है। अब लो एक्सपेक्टेशन तो यही है ना कि मैं उससे कोई तवक्को नहीं कर रहा, इनको तो कुछ नहीं आता, यानी ये तो सीधा सा बंदा है। अगर टीचर स्टूडेंट से लो एक्सपेक्टेशन करेगा तो वो एक अच्छा टीचर नहीं होगा। टीचर्स को हमेशा अपना मोरल स्टूडेंट के हवाले से हाई रखना चाहिए कि ये अच्छे बच्चे हैं, पॉजिटिव होना चाहिए टीचर को, ये अच्छे बच्चे हैं, ये कर सकते हैं, मैं जो पढ़ाऊंगा ये कर लेंगे, ये घर से काम करके आए हुए होंगे। ये तो एक नालायक स्टूडेंट की अप्रोच होती है, जिसे हम कहते हैं इसने काम कोई नहीं किया होना, इसने कोई नहीं लिखा होना, ये पढ़ के कोई नहीं आया होना, ये डिमोटिवेशनल स्टेटमेंट है। तो इस वजह से करके जो है वो लो एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट्स वाला जो है वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब वो टीचर आज के दौर में, बल्कि जैसे वो क्या था, वो डार्विन ने कहा था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसके बाद आज के दौर की है सर्वाइवल ऑफ द अडेप्टेबिलिटी। आज के दौर के अंदर सर्वाइव वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर अडेप्टेबिलिटी की स्किल है, यानी वो जो हर माहौल के अंदर ढल जाता है, जिसकी तबीयत के अंदर नखरा नहीं है, जो सीखने की नीयत होती है, जो हर माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो बंदा आज के दौर के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल है। तो हाई जिस टीचर के अंदर सरकमस्टांसेस के हवाले से उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो एक अच्छा टीचर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टाइल ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स लर्न विया ऑनलाइन मीडिया एज वेल एज फेस टू फेस ट्रेडिशनल टीचिंग, यानी वो स्टाइल ऑफ जहां पे
जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं और फेस टू फेस भी ले रहे हैं। जैसे होता है ना यार, कल हम क्लास जो है ना, मौसम खराब है तो चलो हम ऑनलाइन कर लेंगे। कल आपने क्लास जो है वो यहीं कॉलेज आना है, कॉलेज में क्लास होगी। अब जहाँ पे फेस टू फेस भी हो और जहाँ पे ऑनलाइन भी हो, तो ये ब्लेंडेड लर्निंग है। बिल्कुल आप ठीक समझे हैं, ये क्या है, ये ब्लेंडेड लर्निंग है। इसके अलावा ई लर्निंग और जो वर्चुअल लर्निंग होती है, वर्चुअल लर्निंग हम कह रहे होते हैं जो हम ऑनलाइन लर्निंग ले रहे हैं, यानी जहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, यानी जैसे मैं आपको साथ पढ़ा रहा हूँ, ये समझिए कि वर्चुअल है। और जो जो आप इंटरनेट से देख, ई लर्निंग कहते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उससे ई लर्न में आएगा। वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से आ जाएगा। ई लर्निंग में आई थिंक जो है जहाँ पे हम गैजेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये मैंने वैसे अपनी टर्मिनोलॉजीज में शामिल किया है। इन तीन चार चीजें हैं, एक ई लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, वर्चुअल है, ब्लेंडेड है, फ्लिप्ड है। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट वाले में सेशन में शामिल किए हैं इन चीजों को। थोड़ा थोड़ा इनमें अंदर वर्चुअल और ई लर्निंग के अंदर थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, उसके बाद है मेटा कॉग्निशन मीन्स। अच्छा, पहले याद रखें, अब आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कहा गया कि जो फेसबुक है ना, इसका नेम तब्दील करके अब मेटा रख दिया गया है। मेटा का मतलब होता है कि वो चीज जो जो मौजूद नहीं है, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, यानी मेटा गैब जैसे कहते हैं ना, इस तरह समझ लें। अब मेटा कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है सोचना, थिंकिंग। अब कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी मैं क्या सोच रहा हूँ ये सोचना। यानी यार कभी कभी हम करते हैं ना ऐसा कि मतलब हम यार क्या सोची जा रहा हूँ जिशान, छाड़ यार मिट्टी डाल इसको यार, इसके पीछे क्यों पड़ गया। यानी हम कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं जिसको ऊपर हम सोचते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग जो होता है ये मेटा कॉग्निशन होता है। ठीक है, कॉग्निशन का ताल्लुक थिंकिंग के साथ है, और मेटा उसके ऊपर सुपरलेटिव समझ लें इसको, मेटा कॉग्निशन थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ठीक है, उसके बाद है ड्रामा एंड रोल प्ले आल है, तो इसका पहले आंसर लगा हुआ है हिस्ट्री। ड्रामा देखिए, जो ड्रामे बनाए जाते हैं, इसके इसके आंसर ठीक लग रहे हैं या पिछले के आंसर ठीक लग रहे हैं, ये पिछले वाले। खैर ये थोड़ा थोड़ा इन चीजों को अंडरस्टैंड करें। थिंकिंग अबाउट टास्क कंटेंट, वो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कॉग्निशन है ना, सोच का है ताल्लुक, और उसके ऊपर सोचना। ठीक है, टास्क तो फिजिकल भी हो सकता है, कंटेंट फिजिकल भी हो सकता है। जब मेटा की बात आए ना तो वो चीज गैब वाली होती है। अच्छा, ड्रामा एंड रोल प्ले, यानी जो आप ड्रामा देखते हैं, कोई सीरीज देख रहे होते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर या इस तरह, या रोल प्ले किसी का रोल अदा करना, तो ये हिस्ट्री का जो होता है ना, जो हिस्ट्री का होता है किरदार, उसके अंदर आप किसी का ये कैद आजम बन गए हैं, या आप वहां पे, ये वाला भी मेरे ख्याल है आप लैंग्वेज हिस्ट्री बता रहे हैं कि आपने वहां देखा है, टेस्ट के अंदर देखा होगा, इसलिए इसका हिस्ट्री है। देखिए, ड्रामा, ड्रामा किसी माजी की, फिलिप लर्निंग आगे आएगा, हम उसको कर लेते हैं। माजी की किसी जो है वो एक स्टोरी को आप करवाने के लिए आप उसके बुनियाद पे ड्रामा बना रहे हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज कैसे है ड्रामे से, यानी आप लोग ड्रामा देखते हैं, क्या लैंग्वेज सीखने के लिए आप ड्रामा देख रहे होते हैं। जो ड्रामा है ये, इसका ताल्लुक हिस्ट्री के साथ है। और रोल प्ले, जब रोल प्ले होता है, रोल किसका प्ले किया जाता है, किसी माजी के कैरेक्टर का किया जाता है ना, यानी आप किसी का रोल अदा कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसी चीज है जिसको जो जिसका आप रोल अदा कर रहे हैं, वो चीज जाहिर बात है माजी की होगी जिसका रोल अदा कर रहे हैं, किसी भी कैरेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं, तो ये जो है हिस्ट्री के अंदर होता है, ये इसका लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज साइंस नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 29 है, वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मेथड इज कॉल्ड। ये कुछ पांच छह सवाल हैं जी, और कुछ पांच छह सवाल हैं, और ये सवाल हैं आपके टॉपिक टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग अप्रोचेस, टीचिंग टेक्टिक, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग मेथड। जिसको ये टॉपिक क्लियर है उसको इसकी समझ आ जाएगी, जिसको नहीं है समझ उसके लिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो सही, लेकिन मैं वो चीजें उस तरह क्लियर नहीं कर सकूंगा जिस तरह आपने वीडियो देखनी है। मैंने आपको सिर्फ ये जब मैं पढ़ाते हुए, जब मैंने टॉपिक ये पहले पढ़ाया था, उस वक्त मैंने या वीडियो के अंदर मैंने बात की हुई है, मैंने दो बातें की, आपको बताया था कि जो मेथड है ना उसकी बहन का नाम क्या है, टेक्निक। जो स्ट्रेटजी है उसकी बहन का नाम क्या है। माइक जो है वो मैंने अभी ऑफ ही किए हुए हैं। अच्छा, तो जो है वो जो स्ट्रेटजी है उसकी बहन का नाम है
टैक्टिक, यानी स्ट्रेटजी को जो सपोर्ट कर रही होती है वो टैक्टिक होती है, और जो मेथड को सपोर्ट कर रही होती है वो टेक्निक होती है। अब आपने टीचिंग मेथड इंप्लीमेंट करना है क्लास में, यानी मैं आपको लेक्चर मेथड के जरिए पढ़ाऊंगा। अब लेक्चर मेथड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको ठीक तरह इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे कुछ छोटी छोटी एक टेक्निक भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा लूंगा, मैं थोड़ा सा साथ के अंदर जो है सवाल जवाब फॉर्मेटिव असेसमेंट कर लूंगा, ताकि वो चीजें मेरी ठीक तरह इंप्लीमेंट हो जाएं और उसका फ्रूटफुल नतीजा निकले। तो जहां मेथड की बात आएगी उसके नजदीक आपका टेक्निक होता है, ठीक है। मेथड के साथ किसका ताल्लुक होता है? टेक्निक। और अगर स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने की बात आती तो फिर टैक्टिक्स की बात करते हैं। आपने इसकी वीडियो शेयर कर लेनी है। मैं सारा दिन आज जो है वो घर से बहर रहा हूँ और लैपटॉप भी मेरे पास नहीं था। अभी मैं जस्ट ये नमाज से थोड़ी देर पहले आया हूँ, तो अभी ईशा की नमाज जैसे सॉरी क्लास की एंड होने के बाद जो है वो 10 मिनट का जब वक्फा होगा तो मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा, उसकी आउटलाइन उसको तैयार करने का तरीका भी शेयर कर दूंगा, कि जिन लोगों ने जो है वो जिनको बिल्कुल एजुकेशन का नहीं पता और इस सेशन के अंदर शामिल हैं वो उससे फायदा उठा लें। लेकिन वैसे ऐसे कोई 2-4 लोग ही सिर्फ होंगे जिनको जो है वो बिल्कुल एजुकेशन का नहीं पता होगा, उन्होंने सेशन ज्वाइन किया होगा। इसके बाद प्री एक्टिव फेज, वही जो प्लानिंग फेज होता है, ठीक है। प्री एक्टिव फेज प्लानिंग के अंदर जो हम पहले कर रहे होते हैं, इसके ऊपर हमारी काफी बहस बात हो चुकी हुई है। इसके बाद वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी की कौन बहन होती है? टेक्टिक। यानी स्ट्रेटेजी होती है, एक स्ट्रेटेजी का मतलब होता है ओवरऑल एक बनाना। प्रिपरेशन किस चीज का सर कह रहे हैं? प्रिपरेशन प्री एक्टिव है ना, प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्री एक्टिव में पहले हो रहा होता है ना। तो अब प्लानिंग ज्यादा सूटेबल टर्म है इंस्टेड प्रिपरेशन के। चाहे अब किस चीज को प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्लानिंग जो है वो ज्यादा सूटेबल है। अब ये दोनों बातें आप कर सकते हैं कि प्लानिंग भी हो रही है, प्रिपरेशन। ऐसे तो आप क्रिएशन भी कह सकते हैं कि हम उस वक्त बना रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो प्लानिंग है, कि प्री एक्टिव फेज में हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने कल कैसे जाके पढ़ाना है। अच्छा जी, ये वाला, हाँ। अब स्ट्रेटजी होता है कि आप एक ओवरऑल प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके मैंने कल क्या पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है, कि कौन क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगा, क्या मेरी वहां पे जो है वो ऐसे असेसमेंट करूंगा, कैसे बच्चों कितना काम दूंगा, क्या फीडबैक कैसे लेना है। वो सारे काम जो घर से बैठ के आप एक कल कॉलेज जाने या स्कूल लेक्चर देने से पहले एक बड़ी एक डिटेल के अंदर बना रहे होते हैं, वो एक आपकी स्ट्रेटजी होती है। यानी आपने कल जंग लड़नी है, ये मिलिट्री की वर्ड है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, आपने कहीं पे जो है वो किसी के साथ गुफ्तगू कर, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी उसको डील करने के लिए। तो ये अब स्ट्रेटजी के साथ जो होती है ना वो हमारी टैक्टिक्स होती है, कि अगर स्ट्रेटजी मेरी कहीं फेल हो रही है, अगर वहां पे हालात बदल गए हैं जो मैंने सोचा हुआ था, तो फिर मैं वहां पे टैक्टिक इस्तेमाल करूंगा। यानी मैं वो चीजें इस्तेमाल करूंगा कि मेरा काम जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, जो मेरा पर्पज है वो अचीव हो जाए, और थोड़ी सी मैं अपनी स्ट्रेटजी को मोल्ड कर लूं। तो टैक्टिव जो है वो सपोर्ट करते हैं स्ट्रेटजी को। नेक्स्ट है, इट कंप्राइजेज द प्रिंसिपल एंड मेथड यूज फॉर इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे आपने जरा मुझे बताना है, देखें टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग अप्रोच और टीचिंग मेथड, कौन बताएगा इसको? पहले इसको देखें, प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्रिंसिपल एंड मेथड यूज फॉर इंस्ट्रक्शन। एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल, या जो मेथड्स यूज फॉर इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। इसका आंसर जो है वो हमारे पास टीचिंग अप्रोच है। इसका आंसर, अच्छा, टीचिंग अप्रोच होता है कि आप कौन से बिलीफ रखते हैं, आप क्लास को कैसे लेके चलेंगे। यानी आपका इंस्ट्रक्शन मेथड क्या होगा? क्या आप टीचर सेंटर क्लासरूम होगा, क्या आपका स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम होगा, क्या आप फिलॉसफी, आपकी फिलॉसफी क्या है पढ़ाने की, यानी आप बच्चों को किस फिलॉसफी, क्या आपकी फिलॉसफी सोशल है, आपकी फिलॉसफी कौन साइकोलॉजिकली बच्चों को लेके चलना है। यानी जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इसका मतलब है बिलीफ,
प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल ये बिलीफ की बात आए, ये ओवरऑल होती है कि आपकी पढ़ाने के हवाले से मैं कहता हूँ यार मेरा जो स्टाइल है ना पढ़ाने का वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। अब ये मेरी एक ओवरऑल अप्रोच है, ये क्या है, मेरी एक अप्रोच है। तो जहां पे प्रिंसिपल और मेथड की बात आ गई इंस्ट्रक्शन के अंदर, वो हमारे पास अप्रोच होगी। ठीक है, यानी सबसे ये हमारे पास जो 5 टर्म है ना, टीचिंग अप्रोच, स्ट्रेटजी, मेथड, टेक्निक्स, टैक्टिक्स, उनके अंदर सबसे ब्रॉडर टर्म जो है वो अप्रोच है कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, यानी मैं क्या स्टूडेंट सेंटर रखूंगा, टीचर सेंटर रखूंगा, मैं खेल के पढ़ाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट मेथड के पढ़ाऊंगा, मैं सोशल लर्निंग करवाऊंगा। ये एक जो ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर लर्निंग का एक आपका अपना बिलीफ है, आपका यकीन है, आपकी फिलॉसफी है, वो अप्रोच के अंदर आती है। जब हम उसके बाद फर्दर आते हैं, जब हम प्लानिंग के फेज की बात कर रहे होते हैं, तरीकाकार बनाना, वो स्ट्रेटजी होता है। और जब हम प्रेजेंटेशन की बात आते हैं, लेक्चर को डिलीवर करने की बात करते हैं, तो फिर हम उसके अंदर मेथड की बात करते हैं। ओके, उसके बाद हमेशा हमारा क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप देखना बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्रिएशन रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, अपने टीचिंग और अब इसके अंदर आप बताएंगे, जरा मुझे बताइए क्या आएगा इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारे पास है, क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जी, ये हमारे पास ये मेथड होगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, नहीं यार ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, सॉरी, इसका स्ट्रेटजी होगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, स्ट्रेटजी होगा। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, जब हम आ रहे होंगे ना, मेथड की बात सिर्फ उसी वक्त करते हैं जब हम चीज को प्रेजेंटेशन की बात कर रहे होते हैं, जब हम चीज को डिलीवर करने की बात कर रहे होते हैं। अब ये है कि मैंने ओवरऑल अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है ना, वो सारे फैसले हमारे स्ट्रेटजी के टाइम हो रहे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे मैंने बच्चों से सुनना है, ये सारी जो बातें मैं पहले डिसाइड कर रहा होता हूँ, ये स्ट्रेटजी के अंदर मैं चीजें डिसाइड कर रहा होता हूँ कि मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, स्ट्रेटजी का बेसिक पर्पज ही जो होता है वो यही होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, यानी स्ट्रेटजी बनाते ही इसलिए है कि मुझे कैसे अपनी जो है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो इसका आंसर टीचिंग स्ट्रेटजी होगा। ठीक है, इसका आंसर, बात को समझे थोड़ा। पहली बात, जब मेरा आप लेक्चर सुनेंगे उसके अंदर मैंने बार बार यही बात की है कि स्ट्रेटजी का जो असल पर्पज है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। अब स्ट्रेटजी अब जब आप बना रहे हैं तो आप उसी वक्त पहले डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे असेस करूंगा, कैसे बच्चों को डील करूंगा, ये सारी चीजें आप उस वक्त सोच रहे हैं। और आपका उसका पर्पज ये है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव, जो मेरा पर्पज है, जो मैं याद करवाना चाहता हूँ, जो मैंने बच्चों को सिखाना है, वो मैं करवा लूँ। तो टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये होगा। टीचिंग मेथड की बात सिर्फ एक ही सूरत में कर रहे होते हैं, जब कहते हैं हमके लेक्चर को प्रेजेंट कैसे करना है, लेक्चर को जो है डिलीवर कैसे, उसकी बात कर रहे हो, तो फिर हम मेथड की बात करेंगे। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है जी लर्निंग कंप्लीट। आपको मैडम महविश गफ्फार साहबा, कंफ्यूजन इसमें तीनों में किस ऑप्शन के ऊपर है, यानी आपका दिल क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है इसका, जिसको कंफ्यूजन है वो किस आंसर के अंदर इसमें कंफ्यूजन आ रही है और कैसे क्यों आ रही है, कौन सा ऑप्शन है और क्यों है। फ्लिप लर्निंग का सवाल तो आए, बताता हूँ सर। देखिए, जो मेथड होता है ना, मेथड का काम होता है, मेथड में आप ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता। मेथड एक स्मॉलर टर्म है, और जो दूसरा है ना, ये मेथड एक स्मॉलर टर्म है, जबकि जो हमारे पास स्ट्रेटजी है एक ब्रॉडर टर्म है। स्ट्रेटजी के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव, जो काम हमने लेना है, जो कल क्लासरूम के अंदर मैंने पढ़ाना है, उसके मुतालिक मैं आज सारी चीजें डिसाइड कर रहा हूँ। और मेथड तो होता है उसी वक्त चीजों को प्रेजेंट करना, उसकी बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, शायद मेरे ख्याल है सरफाद अब्दुल्ला साहब ने इसी का आंसर बताया है। लर्नर कंप्लीट रीडिंग एट देयर होम्स बाय ऑनलाइन गाइडलाइन ऑफ टीचर एंड वर्क ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास। यानी देखें, ये जो मेरे जितने बैच चले हैं, सेशन जो था मेरा कौन सा था, सेशन 1, 2, 3, 4, पहले 4 सेशन जो मैंने पढ़ाए थे, वो मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी कि मैं एक दिन पहले आपको नोट्स
और रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, और अगले दिन हम लाइव फेस टू फेस वो उसका जो है ना क्लास के अंदर बैठ के हम उस वक्त जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आपको जो कल मैंने टॉपिक दिया था उसकी आपको कौन सी चीज़ की समझ नहीं आई। यानी एक ऐसा तरीका तदरीस है। मैं अब भी अपने स्टूडेंट को जो पढ़ाता हूँ जहाँ बीएड के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो मेरी यही होती है कि मैं उनको एक दिन पहले अपने नोट्स शेयर कर देता हूँ और रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर देता हूँ, और बच्चों को कहता हूँ कि आपने इन नोट्स को पढ़ना है, वीडियो को सुनना है, कल जब क्लास में आपने आना है तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे जो आपको जहाँ पे मसला है वो पूछ, बाकी बदल बच्चे पढ़ के नहीं आते, मुझे दोबारा शुरू से पढ़ाना पड़ता है। लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि इसका पर्पज ये होता है कि जिसके अंदर टीचर जो है वो पहले दे देता है, मतलब नोट्स और वीडियो दे देता है, और अगले दिन टीचर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं क्लास के अंदर कि जी ये चीज़ें जो है वो कौन सी चीज़ों में आपका मसला आया था, ठीक है, क्या आपको इशू है, कहाँ पे आपको समझ नहीं आई है, उसके अंदर कोई मसला है तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बात की समझ आई? तो ये फ्लिप्ड लर्निंग होती है कि एक दिन पहले सबक दे दिया है, वीडियो दे दी है, और बाद में उसके ऊपर डिस्कशन कर ली है क्लास के अंदर कि उसके ऊपर जो है वो क्या कोई आपको मसला है तो उसके ऊपर बात कर लेना। सबको समझ आ गई फ्लिप्ड लर्निंग की? ब्लेंडेड हमने कहा था जिसको मिक्स होती है, कभी फेस कभी ऑनलाइन, और फोकस लर्निंग जो होती है वो किसी एक एजेंडे के ऊपर बात करना, और जब उस एजेंडे से हटने लगे वो मुकम्मल हो जाए तो फिर अगले एजेंडे पे जाना, और कोई लीडर ग्रुप बना लेना जो हम जब हमें उससे हटने लगे अपने मकसद से तो हमें दोबारा उसकी तरफ लेके आए कि तुसी गल कितों शुरू की कि भागे हो, आपने दोबारा गल ते आ जाओ। ठीक है, चलो आगे। पीरागोगी, पीरागोगी, पीरागोगी इज कॉल्ड, पीरागोगी कहते हैं दूसरा पीयर, पीयर होता है ना दोस्त, तो पीयर का मतलब होता है कि दोस्तों के साथ, यानी उनको पढ़ाना, पीयर गोगी, तो अपने दोस्तों को पढ़ाना, ये पीयर ट्यूटरिंग हो जाता, ये पेडिया ट्यूटरिंग नहीं करना, ठीक है, और शायद पेडिया का मतलब क्या होता है तो मुझे पता ही नहीं है। पेयर ट्यूटरिंग जो होता है वो जोड़े को पढ़ाना, अब ये जोड़े की बात नहीं हो रही, यहाँ पीयर के मतलब है कि जो अपने क्लास फेलोज हैं, साथी हैं, जो अपना जो क्लास है उसको पढ़ाना, उसको हम पीयर बोलते हैं। जी बस वही कुली गुनी पेयर्स उन्हीं को पढ़ाना है, मतलब जो पेयर्स आपके क्लास फेलोज हैं उन्हीं को पढ़ाना, वो पैरागोगी होता है। क्लियर सबको? आज ये वाला अब तक हमारा चैप्टर 1 मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, मतलब एक जो बेसिक एजुकेशन के कुछ सवाल थे ना जो सेपरेट, तो ये वो वाले खत्म हो चुके हैं। अब हम चैप्टर 2 की तरफ बदल आ रहे हैं। चैप्टर 2 हमारा जो है वो असेसमेंट एंड एवेल्युएशन वाला है। बाकी इसका मैंने आपके साथ वो शेयर किया था, दूसरा क्या बोलते हैं, टेस्ट जो आज शेयर किया था वो इसके अंदर शामिल था। चैप्टर 1 का नेम था बेसिक एजुकेशन। जी जी शुक्रिया, बता दिया। उसके बाद डे 2 की तरफ आते हैं जी। इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर, इसको कहते हैं टेस्ट। टेस्ट की डेफिनेशन है, टेस्ट कहते हैं कि अ सेट ऑफ क्वेश्चन टू मेजर द बिहेवियर, ठीक है, टेस्ट ऑफ, जब भी टेस्ट की बात जब आए ना, बिहेवियर को मेजर करना, सेट ऑफ क्वेश्चन की बात होना, इंफॉर्मेशन की बात होना, तो वो हम टेस्ट की तरफ आते हैं। मेजरमेंट होता है जब हम चीजों को नंबरिंग की तरफ आए, न्यूमेरिकल शेप देने लगे, उसको हम जो है वो मेजरमेंट की तरफ आते हैं। असेसमेंट, सर क्वेश्चन 23 को चले बताइएगा दोबारा क्लास के एंड पे, दूसरे फेज के एंड पे ना मुझे दोबारा रिमाइंड करवाइएगा, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर, तो वो हमारे पास क्या है, टेस्ट है। मेजरमेंट होता है किसी चीज को नंबरिंग देना, असेसमेंट होता है तो उस नंबरिंग को इंटरप्रेट करना, जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, क्या है, और एवेल्युएशन यहाँ पे फाइनल जजमेंट होगी होती है कि ये बंदा पास हो गया, इसको अगली क्लास में प्रमोट कर दें, तो ये होता है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास क्या होता है, टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस, इन बच्चों की परफॉर्मेंस को क्वांटी, जबकि क्वांटिटेटिव की बात आएगी तो हमने फौरी तौर पे मेजरमेंट की तरफ आ जाना है। यानी किसी भी पेपर है, क्वेश्चन है, टेस्ट है, उसको नंबरिंग देना, उसको क्वांटिफाई करना, उसको डिजिट अलॉट करना, उसको न्यूमेरिकल शेप देना, ये हमारे पास मेजरमेंट होता है। दैट इज द पर्पज ऑफ एवेल्युएशन। एवेल्युएशन जो होती है इसका मतलब होता है जजमेंट करना, अपना फैसला सुनाना। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो शायद इसकी तरफ आ जाएं डिसीजन की तरफ। डिसीजन जो है वो कम टर्म है,
ठीक है, हम इसके लिए जजमेंट जो है वो एक इसके साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है ना, अटैच है, वो जजमेंट का वर्ड है, कि हम जो एवेल्युएशन होती है इसमें फाइनल जजमेंट कर रहे हैं कि ये बच्चा इससे जो है वो ये काम ये पास हो गया, इसको अगली क्लास में बिठा दें, ये फेल है, ये पास है, जो भी है, तो फाइनल जो जजमेंट हो रही होती है उसको हम एवेल्युएशन बोलते हैं। द पर्पज ऑफ एवेल्युएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल, किस चीज की जजमेंट कर रहे होते हैं, टाइम पीरियड की, एज की, क्वांटिटी की, या क्वालिटी की? जी बिल्कुल, क्वालिटी देखिए, जजमेंट है एट द, अब उसको नंबर तो हमने पहले दे लिए, हम क्वांटिटी की जजमेंट तो नहीं कर रहे हैं कि इसके नंबर थोड़े हैं ज्यादा हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इसका ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, हम फाइनल बात कर रहे हैं कि जजमेंट, फाइनल जजमेंट दे रहे हैं, या पास या फिर क्वालिटी की बात हो रही है कि ये अगली क्लास में प्रमोट कर दे, ये नहीं करना, मतलब एक फाइनल फैसला कर रहे हैं, फाइनल डिसीजन कर रहे हैं, और वो क्वालिटी की बुनियाद पे होगा। जो नंबर देना, नंबरों की इंटरप्रिटेशन करना, वो बातें पहले हो चुकी होती हैं मेजरमेंट और असेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट, इवेल्युएशन दैट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस। लर्निंग प्रोग्रेस यानी, अब देखिए प्रोग्रेस से मुराद क्या होती है, क्या प्रोग्रेस का मतलब होता है मुसलसल चलते रहना, या प्रोग्रेस खत्म हो जाती है? प्रोग्रेस वो होती है जो मुसलसल चलती रहती है, यानी मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के दौरान मैं बच्चों से सवाल और जवाब करता हूँ, तो वो मेरा बच्चों से पढ़ाने के दौरान सवाल और जवाब करना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी उनकी लर्निंग प्रोग्रेस को, क्या ये ठीक सीख रहे हैं, क्या इनको मेरी बातों की समझ आ रही है, तो ये लर्निंग फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होगी। ठीक है, प्रोग्रेस हमेशा जहाँ वर्ड ये आईएनजी आ जाते हैं ना, एक तो लर्निंग चल रही है, यानी ये चीज सीखना चल आईएनजी, या जहां पे हम प्रोग्रेस की बात आ रहे होते हैं तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ आ जाएंगे। जबकि ये हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट होती है, ये होती है कि जिसकी बुनियाद पे कोई टेस्ट आपने लिया है, उस टेस्ट की बुनियाद पे आपने स्टूडेंट को अगली क्लास में बिठाना है कि नहीं, यानी कि मैं कहता हूं कि ये बच्चा इसका जैसे एम कैट का टेस्ट लिया है, तो ये एमबीबीएस को करने के काबिल है, इसको एमबीबीएस में बिठा दे, एडमिशन दे दें, ये प्लेसमेंट हो जाएगा। सबमेटिव होती है जो हमारी एट द एंड होती है, सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम, एनुअल एग्जाम, उसको हम सबमेटिव यानी फाइनल एग्जाम जो होता है उसे सबमेटिव बोलते हैं। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होती है जब हम लर्निंग डिफिकल्टी को देखना चाह रहे हो कि हमारा जो बच्चा है जो जिस क्लासरूम के अंदर, यानी कि हम उसको लर्निंग के अंदर कहाँ मसला आ रहा है, किसको समझ आती है, किसको नहीं आती, हम बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हो, तो वो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होती है। फॉर्मेटिव का मतलब फॉर, या इसका मतलब यहाँ पे तो यही है बरल, अब मुझे इंग्लिश का तो एग्जैक्ट इसका मतलब नहीं पता, लेकिन फॉर्मेटिव वो होती है जो ड्यूरिंग क्लास हम ले रहे होते हैं, ड्यूरिंग टीचिंग जो है वो एक टीचर ले रहा होता है। लर्निंग इज अ फॉर्मेटिव, पता नहीं ये इस टर्म को हम एग्जैक्टली इसके साथ जोड़ पाएंगे कि नहीं है, लर्निंग तो चलती है, बहरहाल फॉर्मेटिव वो होती है जो साथ के साथ हम देख रहे होते हैं, उसको हम फॉर्मेटिव बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, ये वही है टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट है, यानी इंफॉर्मेशन लेना एक तरीके से, यानी कि वो तरीकेकार जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यानी मैं देखना चाह रहा हूँ बच्चों को, बच्चों ने मेरा सबक याद किया है कि नहीं किया, तो मैं वो इंफॉर्मेशन जो लेनी है वो मैं टेस्ट से लूंगा, उस टेस्ट को जब नंबर देने हैं तो मेजरमेंट से दूंगा, उस टेस्ट उस नंबरों को जब इंटरप्रेट करना है कि ये अच्छे मार्क्स हैं कि बुरे हैं, ये ए ग्रेड है या बी ग्रेड है, तो वो असेसमेंट करूंगा, उसकी बुनियाद पे जो मैंने बड़े बड़े फैसले करने हैं उस टेस्ट की बुनियाद पे, वो मैं एवेल्युएशन के अंदर करूंगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ obtaining वैल्यू, द प्रोसेस ऑफ obtaining वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू का जो मतलब बन रहा है ना, वो बन रहा है मेजरमेंट से, वैल्यू से मुराद यहाँ पे बन रहा है कि जैसे आप किसी चीज को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, obtaining वैल्यू, आप किसी टेस्ट से जो है वो वैल्यू अटेन, तो ये मेजरमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, वैल्यू का अगर यहाँ पे वैल्यू क्वालिटेटिव यूज होता तो फिर हम एवेल्यूएशन की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू का जो मतलब हमें सेंस दे रहा है ना, वो सेंस दे रहा है क्वांटिटी, कि आपने इसको क्या कितने नंबर अलॉट किए हैं, तो इस वजह से करके हम इसको मेजरमेंट कहेंगे। असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को इंटरप्रेट करना, यानी मैंने देखिए टेस्ट लिया आपसे, आपके नंबर है टेस्ट में 66, मैं इसमें यानी टेस्ट को चेक किया, उसको नंबर दिए, तो मेजरमेंट यानी मेजरमेंट में 66 नंबर दे दिए। अब मैं असेसमेंट के अंदर कहूंगा कि इस बंदी की फर्स्ट डिवीजन बन रही है, लेकिन इसका बी ग्रेड बन रहा है, फर्स्ट डिवीजन तो है लेकिन इसका क्या है, बी ग्रेड है, तो ये मेरा असेसमेंट हो जाएगा, जहां पे मैं आपको आपके उन नंबरों की इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ।
और जहां पे मैं आपकी कहूंगा कि ये पास है या फेल है, इसको अगली क्लास में भेज दें, इसको ये कर दें, तो वो एवेल्युएशन के अंदर हो रहा होगा। क्लियर? असम ऑफ क्वेश्चन, अच्छा जी अभी 2 मिनट है, खैर हम कोशिश कर लेते हैं कि ये वाले जितने हो सके। असम ऑफ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन का जो सम होता है उसे हम बोलते हैं टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी टेस्ट की डेफिनेशन यही है, टेस्ट इज द सम ऑफ क्वेश्चन, टेस्ट इज द सेट ऑफ क्वेश्चन टू मेजर द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर को मेजर करना वो टेस्ट कहलाता है। इसको हाईलाइट कर, उसके बाद है फॉर द असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सबसे आखिर में असेसमेंट कर रहे होते हैं कौन सी होती है, फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग होती है, डायग्नोस्टिक तो डिफिकल्टी के टाइम होती है, प्लेसमेंट तो किसी को अगली क्लास में बिठाना या किसी एग्जाम के बाद कहीं और अगली सीट पे बिठाने के लिए होती है, तो सबमेटिव होती है जो एट द एंड होती है, जो इंस्ट्रक्शन एट द एंड चल रही होती है उसे सबमेटिव बोलते हैं, ठीक है। यानी जो आखिरी एग्जाम, सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम, फाइनल जो एनुअल एग्जाम उसका आखिरी एग्जाम, तो उसे हम सबमेटिव असेसमेंट एवेल्युएशन बोलते हैं। परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड, डिफिकल्टी देखने के लिए कि बच्चे को लर्निंग क्यों नहीं हो रही, इनके बात की समझ क्यों नहीं आ रही, तो ये किस में होती है जी, डायग्नोस्टिक। जबरदस्त, आपको समझ आ गई कि डायग्नोस्टिक के अंदर डिफिकल्टी को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद है ब्रॉडर एंड मीनिंग, वो पुराना सवाल रिपीट हो गया है, एम्स गोल ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कौन सा ब्रॉडर एंड मीनिंग है? शाबाश, शुक्रिया। एम्स जो है वो ब्रॉडर इन मीनिंग है, बाकी सारे स्मॉलर है, समहाउ से कम है। द पर्पस ऑफ एवेल्युएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, क्या इवेल्युएशन के अंदर हम जजमेंट कर रहे होते हैं? असाइन ए मार्क और स्कोर, ये तो हम मेजरमेंट के अंदर कर रहे होते हैं, स्कोर देना। मेजर द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, मेजर करना है तो मेजरमेंट में होता है। टेस्ट द स्टूडेंट, टेस्ट को तो टेस्ट कहते हैं। तो ये हमारा पहला आंसर ठीक होगा कि एवेल्युएशन के अंदर हम जजमेंट कर रहे होते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? इन नॉन रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन, जो नॉन रेफरेंस टेस्ट होता है उसके अंदर कंपैरिजन किसका कर रहे होते हैं? ग्रुप का, इंडिविजुअल का, एरिया का, असेसमेंट का। तो इंडिविजुअल का, देखिए हमारे पास ना टेस्ट बाय, टेस्ट की 2 टाइप हैं, एक हमारे पास होता है टेस्ट बाय पर्पस और एक होता है टेस्ट बाय मेथड। टेस्ट बाय पर्पस के अंदर हम बात करते हैं नॉन रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिनके अंदर जो ऑब्टेनिंग स्कोर्स होते हैं बच्चे के, उसको हम किसी के साथ